देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल, क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है बायोलॉजी है क्या, ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में बेसिकली हम लोग जानते हैं अ स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, अ स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि हेल्थ होता क्या है, कौन कौन सा बीमारी है जो कॉमन, जैसे मलेरिया, टीबी, कोलरा, है ना, पेप्टिक अल्सर, इस सब बीमारी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका काउज क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से स्प्रेड होता है, इसका प्रिवेंशन क्या है, अलग अलग तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले व्हाई डू वी फॉल इल, है ना, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पत्ति हुआ है वो कैसे है, तो सेल के ग्रुप टिश्यू से, और टिश्यू से स्टार्ट होता है तो फिर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और फिर फाइनली जाकर के ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है, राइट। ये हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक है। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होता है कि सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर फाइनली ह्यूमन बॉडी, उसी तरह से जब लाइफ का स्टार्ट होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बेबी के केस में, तो सबसे पहले जैसे अगर सेक्स सेल की बात करें तो ये स्पर्म सेल जो मेल के पास होता है, और ए फीमेल में ओवा सेल, ठीक है। दोनों का जब फ्यूजन होता है कहाँ पे, इनसाइड द फीमेल बॉडी, महिला बॉडी के अंदर में, ठीक है, और उस फ्यूजन प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इनसाइड फीमेल बॉडी होता है इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों के फ्यूजन के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसको जाइगोट कहते हैं। इसके बाद एम्ब्रायो का निर्माण होता है और फिर फीटस बनता है, ठीक है, और 9 मंथ के बाद बेबी बाहर आता है, इसे इन्फेंट कहा जाता है, राइट, है ना। ये सीक्वेंस हो गया फॉर्मेशन ऑफ बेबी। बोलेंगे कि आप ये सब क्यों बता रहे, तो क्यों बता रहे, क्योंकि देखिए व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर होगा। तो डिसऑर्डर समझने के लिए हमारा सीक्वेंस जो है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो डिसऑर्डर के लिए हमारा सीक्वेंस जानना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले जो भी सेल है, तो इसको ऑलरेडी 9th में ही पढ़े हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि देखिए सेल का कॉम्बिनेशन टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सिमिलरली फंक्शनल यूनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी फंक्शन होता है बॉडी का, पर्टिकुलर ऑर्गन परफॉर्म करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, है ना, तो एक कार्डियाइक सेल्स, कार्डियाइक मसल्स स्पेशली परफॉर्म करता है। तो ये बना कैसे है, तो सेल कंबाइन होकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया तो सेल के अंतर्गत में क्या होता है, सेल सरवाइव करने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म। इसका डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इनसाइड द सेल, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द सेल, केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द सेल, ठीक है। सम ऑफ जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंतर्गत में ताकि सेल के प्रोसेस को मेंटेन करे, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, राइट, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में मैंने बताया था कौन सा रिएक्शन होता है, बिल्डअप रिएक्शन, ठीक है। और जबकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शन, ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है।
इस केस में फिर हम लोग जान रहे थे जब ए बेसिक प्रोसेस सेल परफॉर्म कर लेता है तब वो सरवाइव करने के लिए जान जाता है कि किस प्रकार से उसका प्रोसेस मेंटेन करना है। जिस प्रकार से क्लास 10 में जब जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन प्रक्रिया। द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से हमारे सेल को प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए वो जरूरी होता है वो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म करता है तभी उसके अंतर्गत में जाकर के केमिकल रिएक्शन होता है और उसका एनर्जी जो है किस तरह से यूटिलाइज करना है, कौन ब्रेकडाउन रिएक्शन हो गया, कौन बिल्डअप रिएक्शन हो गया, उसको यूटिलाइज कर करके फिर सेल को रिपेयर करता है, जिससे टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारा बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। नहीं, जब बर्थ लेते हैं तो उस समय का साइज और बाद में देखिए डेवलपमेंट यानी सेल डिवीजन होते जाकर के बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। इसी प्रकार से यहां पे सबसे पहले फिर समझेंगे कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। मतलब आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सब तरह से, है ना। अगर मान लीजिए कि कहीं भी इतना फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो आप हेल्दी नहीं है, समझ गए ना। अब देखने में पूरा फिट फाट है ना, और रात दिन माथा पे हाथ रख करके कुछ ना कुछ सोच रहा है, इसका मतलब वो अनफिट है, ठीक है। क्योंकि मेंटली वो सीख है, दिमाग से वो ग्रसित हो गया, समझ गए ना। आजकल कॉमन सी बात है, डिप्रेशन का शिकार हो जाना बहुत तरह के, है ना, लव फेल्योर, बहुत सारे बात है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, लगता है कि आप बिहेव करोगे अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं थिंकिंग करने से आप वेलबिंग नहीं हो। तो फिजिकल अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ क्या है तो ये स्टेट होता है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकली सब तरह से अगर आप वेलबिंग है तब आपको क्या कहते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है। इसके बाद हेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन में आपको एक डिफरेंस पूछा जाता है। हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं तो ये स्टेट आपको बता दिए, हेल्दी पर्सन में हो गया। और डिजीज फ्री में क्या होता है ना कि वो बीमारी से खाली मुक्त रहेगा, कोई पार्टिकुलर डिजीज उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वो ही मे बी मेंटली सिक, ही मे बी इकोनॉमिकली, है ना, ही मे बी फेल इन लव, है ना, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकता है उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, बीमारी कोई नहीं पाया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? डिजीज फ्री कहते हैं, ठीक है। तो डिजीज फ्री में यही अंतर है, ठीक ना। और जबकि हेल्थी पर्सन क्या होता है तो हेल्थी पर्सन वो फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सब तरह से, मेंटली एकदम पूरा स्ट्रांग रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थी पर्सन, समझ गए। इसके बाद हेल्दी रहने के लिए जो क्या क्या चाहिए तो प्रॉपर हाइजीन, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को प्रॉपर क्या करना चाहिए? एकदम इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए सो दैट शुद्ध हवा आए, है ना। उसके बाद अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो हमारे जो बॉडी में जो मेन फैक्टर होते हैं डिजीज के लिए, है ना, इसको दो भाग में क्लासिफाई किए गए हैं, राइट। एक का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। माने इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है तो देखिए, इंटरनल फैक्टर में जो होता है वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ना, जीन का जो प्रॉब्लम हो सकता है उससे रिलेटेड। इसमें मैंने उदाहरण भी आपको बताया था, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने बताया था कि वैसा जो आ जाता है जो बाहर से, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, कोई वेक्टर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाना, कोई पैथोजन, आपको बताया था डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, है ना। वैसा जो डिजीज काउज करता है उसको क्या करते हैं, है ना, पैथोजेंस कहते हैं। इसमें 5, है ना, कौन कौन? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, है ना, और ये बॉम्ब्स वगैरह भी करके हम आपको लिखवा दिए थे, एल्गी भी आ जाता है। तो ये 5 होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब समझ गए ना, बाहर का फैक्टर जो बीमारी काउज करे। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का फैक्टर जो बीमारी काउज करता है, समझ गए ना। अंदर का फैक्टर में जैसे कि क्या हो सकता है, तो अगर आपको मान लीजिए सपोज डेट, है ना, यहाँ पे आंतरिक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, कोई डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकुलर बॉडी ऑर्गन इनसाइड, जो बॉडी ऑर्गन है ना, वो काम नहीं कर रहा है, अचानक से बंद हो जाता है, तो उसके लिए। इसके बाद डिजीज अपना ड्यूरेशन के आधार पे बांटा गया है ना। हम उसमें पढ़ाए थे आपको अक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, है ना। अक्यूट का मतलब क्या होता है? वैसा डिजीज जो कम समय के लिए लाई करता है, कम समय के लिए रहता है, उसको अक्यूट कहते हैं। क्रोनिक क्या होता है? तो वैसा डिजीज विच लास्टेड फॉर लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ठीक है। उसके बाद
अक्यूट में क्या होता है, बॉडी पे उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वहां पे क्रोनिक जब हो जाता है तो बॉडी ड्रास्टिक इफेक्ट शो करता है ना। ड्रास्टिक मतलब घोर, अत्यधिक, उसमें एकदम लगेगा ना देख करके हाँ इतना दिन से बीमार है का, मतलब आप देख करके जज कर सकते हैं ना कि बहुत लंबे समय तक बीमार है। उनका चेहरा देख करके आंख वगैरह धंस जाएगा, एकदम पूरी तरह से लगेगा कि हाँ वो लंबे समय से बीमार रह रहे हैं, समझ गए। तो वो हो गया उसके अंतर्गत में। इसके बाद हम लोग एक को बताए थे किस प्रकार से जो डिजीज होता है वो जीन से रिलेटेड होकर के आता है, कोजेनेटिकल डिजीज के बारे में हम लोग देखे थे, है ना। उसके बाद एक्वायर्ड के बारे में, जो आप प्राप्त करते हैं। कोजेनेटिकली क्या होता है, जो जीन से आपको बीमारी आ रहा है, जैसे डायबिटीज वगैरह होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो सब जीन से ट्रांसफर होते चला जाता है। यानी पेरेंट्स को अगर दादाजी को है तो बाबूजी को होगा, बाबूजी को है तो आपको होगा, और आप है तो आपका अगला जनरेशन को, ठीक है। कोजेनेटिकली जीन से होता हुआ जो चला आता है, राइट, उस बीमारी को, है ना, हमको कोजेनेटिकल डिजीज कहते हैं। और फिर फाइनली जो हम लोगों ने देखा था वो इसके रिगार्डिंग देखे थे कि एक्वायर्ड डिजीज, तो जो बाहर के सोसाइटी से आप प्राप्त करते हैं उसको एक्वायर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट वगैरह फेस करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखे थे कि साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। तो देखिए अगर हमको पार्टिकुलर डिजीज के बारे में पता चलता है तो वो साइन हो गया, और सिम्टम्स क्या होता है तो वो सेट ऑफ डिजीज, है ना, या कलेक्शन ऑफ डिजीज को बताता है। उसमें लगेगा ना, जैसे जनरली माथा दर्द देना, मस्कुलर पेन, पैर टटाना, ये सब के रिलेटेड, तो उसमें क्या हो गया, या हल्का फीवर वगैरह होना, तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम, मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स जो दिखा रहा है, मतलब सिम्टम्स के अंतर्गत में आ रहा है, ढेर सारा लक्षण वगैरह ऐसे ही शो करेगा। जबकि साइन पार्टिकुलर डिजीज का होता है, समझ गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जैसे कि हमारा बॉडी जो है वो एक्ट करता है कोई भी बीमारी का, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देख रहे थे। तो उसमें देखे थे कि या तो उससे बचिए, प्रिवेंशन कीजिए, या नहीं तो वो पार्टिकुलर जो काउज है डिजीज का उसको ही किल कर दीजिए। तो किल करने के लिए हमारे बॉडी में वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है, या उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम को बिल्डअप करना, है ना, बाय गिविंग वैक्सीन, है ना, वैक्सीन दे करके या मेडिसिन दे करके किसी बॉडी को किसी डिजीज से फाइट करने के लिए प्रेरित करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है एक तरह से समझिए कि क्या है ना, सोल्जर ऑफ द बॉडी है, WBC को कहा जाता है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, WBC जो है बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह जब हमारे बॉडी में मतलब प्रवेश करता है, इंटर करता है, उसको डिफेंड कर देता है, ठीक है। और अगर हमारा बॉडी डिफेंड कर पाया देन इट मींस दैट, इससे पता चलता है कि हमारा बॉडी जो है ना, उससे फाइट करके स्टेबल हो गया, समझ गए। अभी कॉमन एग्जांपल कोरोना के लेकर के, है ना, हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। कोरोना, है ना, इसमें क्या है समझिए। तो यहाँ पे आपको पता था कोरोना जो है एक तरह के वायरस है, राइट, है ना। और मैंने बताया था कि वायरस जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब तक ये वायरस आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर होता है ना, तो शरीर के बाहर होता है तो उतना एक्टिव नहीं रहता है। और जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, इसका ब्रीडिंग कैपेसिटी, ब्रीडिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, रिप्रोड्यूस करने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ग्रसित कर लेता है, और फिर फाइनली जो होता है ना, हम लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, समझ गए। कोरोना स्टार्टिंग में यही कर रहा था, अब तो सब मोटा मोटी सब लोगों को वैक्सीनेशन हो ही गया है। अब खाली बच्चा वाला एज जो है ना वो बाकी है। बच्चा वाला ग्रुप के लिए भी आ रहा है ओरल वैक्सीन के बारे में, नेसल वैक्सीन जो नाक में पड़ने वाला, उसके रिगार्डिंग बात हो रहा था। देखिए और अभी चर्चा चल रहा है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, राइट। तो ओमिक्रॉन से रिलेटेड तो देखिए कोरोना जो है ना अब अलग अलग अपना वेरिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अभी 10वां वाला वीडियो अपलोड किए, उसमें भी हम इसके बारे में बताते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, एवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज एज द टाइम पासेस। तो कोरोना का जो प्रजाति है ना उसका समय के अनुसार अलग अलग इसमें वेरिएंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम ही होता है, समझ गए ना। जैसे हमारा, अगर आप अपने खानदान में 100 पीढ़ी बैक जाइएगा, कोई ना कोई आदि मानव जरूर रहे होंगे, ठीक है। तो आज आदि मानव, जब पहले वाला आदि मानव के चेक कीजिएगा तो कोट पैंट पहनता था, बताइए। तो उस समय क्या था, पेड़ के छाल वगैरह नहीं तो वही पत्ता वगैरह लपेट करके काम चला रहा था। लेकिन समय इवॉल्व करता गया, आज समय इवॉल्व कर गया, देखिए, है ना, एकदम ग्रोथ आ गया, ठीक है। एकदम से पूरा सेटवेट, बाल खड़ा करना है तो सेटवेट, है ना, और नहीं तो फिर पूरा कोट पैंट एकदम से लग रहा है कि शो ऑफ करना है। तो समझ रहे हैं, तो होता क्या एक्चुअली में कि समय के
अनुसार आदमी में इवोल्यूशन होता है, इसी को तो विकास कहते हैं। ग्रेजुअल चेंज इन द स्पेसीज एज द टाइम पासेज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। समय के अनुसार जो स्पेसीज मतलब प्रजाति में जो बदलाव आता है उसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। यहां देखिए, यहां जो वेरिएंट, अभी जो वेरिएंट है इसका ओमिक्रॉन, ठीक है, तो कैसे हुआ, समय बदलते गए, है ना। अब हम लोग को क्या करना है ना, बॉडी को रेसिस्टिव बनाना है, ठीक है ना, इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में बिल्डअप करना पड़ेगा। और समझते हैं ना, उसको बोलते हैं ना थेथर हो जाना, ढीठ हो जाना, जिससे कि ठंडा के टाइम आ रहा है ना, कितना भी बोलेंगे घर से गार्जियन अरे टोपी पहन, स्वेटर पहन, लेकिन हम लोग ढीठ है ना, अरे ठंडा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है ना कोरोना को, उसी तरह से रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, समझ गए ना। अभी जो भी सेफ्टी मेजर्स बताया गया उसको जरूर गाइडलाइन पालन करना है हम लोग को, लेकिन हाँ इसका अलग अलग वेरिएंट आते रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां बोला है ना प्रकृति का रूल है। क्यों, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज इन द स्पेसीज एज द टाइम पास है, जैसे जैसे समय बीतेगा नया नया स्पेसीज में परिवर्तन, यही इवोल्यूशन का डेफिनेशन ही होता है ना, मतलब समय के अनुसार परिवर्तन आना। इसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, ठीक है, अलग अलग तरीका से जो डिजीज का स्प्रेड हो रहा है उसके बारे में। फिर देखिए एक्वायर्ड डिजीज था, उसमें मतलब क्लासिफाई किए थे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल के तौर पे। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसफर होता है उसको कम्युनिकेबल, जैसे कफ वगैरह हो गया है ना, कॉमन कफ वगैरह है, सब थोड़ा सा छींक वगैरह दिया एक दूसरे से ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल, तो वैसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसफर होता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह। ये सब जरूरी नहीं है ना कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो वो दूसरों के हार्ट अटैक हो जाएगा, आप उसके संपर्क में जाइएगा तो, ठीक है ना। बीपी वगैरह का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब इसमें बताए थे आपको टाइप्स ऑफ डिजीज किस प्रकार से कौन कौन काउज करने वाला है, तो वेक्टर के बारे में था, उसमें हम उदाहरण भी बताया था कि वेक्टर होता क्या है, तो ऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि मस्क्यूटो, रैट वगैरह होता है, माइस वगैरह, है ना, वो सब क्या करता है, कोई बीमारी को काउज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, है ना, फीमेल एनोफिल्स जो है ना, फीमेल एनोफिल्स जो मादा मच्छर जो होती है वो मलेरिया काउज करती है, ठीक है, फीमेल एनोफिल्स। उसी प्रकार से कालाजार वगैरह जो काउज वगैरह होता है, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वेक्टर है जो क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर, समझ गए, ये होता है। इसके बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे मलेरिया के बारे में, राइट, है ना। मलेरिया के बारे में, मलेरिया है क्या है समझिए। तो मलेरिया के बारे में कल इस पे एक नोट लिखवाए थे, तो बोल रहे थे कि मलेरिया इज ए फैटल डिजीज। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक बीमारी, है ना। इसका मत ये जो क्या होता है ना, बहुत परसेंटेज लोगों को ग्रसित कर लेता है, ठीक है ना। इसका नॉर्मल सिम्टम्स तो हेडेक रहेगा ही, मस्कुलर पेन रहेगा ही, लेकिन यहाँ जो फीवर है ना वो 3 स्टेज का होता है, राइट। यहाँ जो फीवर है, बुखार जो लगता है 3 स्टेज का होता है, और उस 3 स्टेज में जो होता है ना, सबसे पहले जो है वो होता है सिवरिंग स्टेज। सिवरिंग का मतलब कोल्ड स्टेज जिसको कहते हैं, कोल्ड मतलब समझ रहे, ठंडा, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, एकदम पूरा ठंडा लगेगा, देह में कपकपी हो जाएगा, ठंडा लगने लगेगा, और उसके बाद मतलब कि कपकपाना वो शुरू कर लेगा, तो वो सिवरिंग स्टेज। उसके बाद जाकर के हॉट स्टेज आता है जिसमें पारा एक बैग पूरा बॉडी का बढ़ेगा, और फिर आता है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज मतलब पूरा इतना ज्यादा प्रेसिपायर करेंगे हम लोग का, इतना ज्यादा पसीना निकलेगा, इतना ज्यादा पसीना निकलेगा कि फिर जाकर के हमारा बॉडी, है ना, वो क्या करेगा, एकदम से फिर ठंडा पड़ जाएगा, समझ गए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि कौन सा, है ना, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला एंटीबॉडी का खोज कब हुआ था और किसने किया था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।